नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। भारतीय राजनीति में और खास तौर से लोकतंत्र में कांग्रेस की स्थिति भले ही कितनी ही दयनीय हो गई हो, किंतु उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय स्तर पर उसका एक चरित्र है और राज्यों में सरकारें हो या न हो, लेकिन उसका अपना एक वोट बैंक है। ऐसी परिस्थितियों में कांग्रेस की जो पराभव और उसके उतार चढ़ाव की लगातार कहानियां सामने आती रहती हैं, लेकिन वर्तमान दौर एक ऐसा भी है जिसमें कांग्रेस लगता है कि वो अपने अंदर से ही संघर्ष कर रही है और उसे बाहर से नहीं बल्कि अपनों से ही मुकाबला करना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थितियां हैं। ऐसे हमारे जो निष्ठावान समर्पित खाटी के कांग्रेसी क्या सोचते हैं और क्या कहना चाहते हैं और क्या उनकी अपेक्षा है और वो क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या उम्मीदें हैं, आज इसी पर चर्चा करेंगे। और ऐसे ही एक महानुभाव हैं पंडित भूधर नारायण जी मिश्र, जो पूर्व विधायक कांग्रेस के हैं और कांग्रेस के लिए लगातार संघर्ष करते हैं। पंडित जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पंडित जी, सबसे पहले मैं जो एक ज्वलंत सवाल है लोगों के मन में चर्चा में है, एक और कांग्रेस कहती है हम संघर्ष करेंगे और संघर्ष करके आगे बढ़ेंगे, और जब संघर्ष की बात आती है तो पलायन कर जाती है। खास तौर से एक चर्चा इस समय हो रही है कि आजमगढ़ और रामपुर से चुनाव से बाहर हो जाना, और क्या ये मान रहे हैं कि कौन अपनी मट्टी पलीत कराए वहां जाकर के, क्या किरकिरी कराए जाकर के, या कुछ ऐसी स्थितियां नहीं है। आप जैसे कांग्रेस जन क्या सोचते हैं? देखिए, ये वर्तमान में जो दो उपचुनाव हो रहे हैं, इनमें कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी नहीं मैदान में उतारे हैं। मेरे समझ में जो आप कह रहे हैं, कुछ इसी तरह का मैं भी सोच रहा हूं कि जो परिस्थितियां कांग्रेस के अनुकूल नहीं हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का 2% वोट रह गया, 2 विधानसभा के प्रत्याशी जीते। तो कांग्रेस को इस समय जमीनी स्तर पर अपने को पहले मजबूत करना जरूरी है, आवश्यक है। 2 पार्लियामेंट के कांग्रेस के चुनाव जीत जाने से कोई बड़ा भारी प्रलय नहीं होने वाली है और नहीं लड़ने से कोई बड़ा भारी नुकसान नहीं है। बुनियादी चीज ये है कि कांग्रेस अपने संगठन का ढांचा है उसको मजबूत करे। दुर्भाग्य से 3 महीने हो गए हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अभी तक कोई अध्यक्ष नहीं आ पाया। बिना कप्तान के फौज लड़ाई लड़ेगी तो लेकिन दिशाहीन होगी। कांग्रेस की स्थिति आज वैसी ही है। कांग्रेस फ्रीडम मूवमेंट की निकली पार्टी है। कांग्रेस लोकतंत्र पर पूरी आस्था रखती है, सभी धर्मों पर का आदर करती है, समाजवादी व्यवस्था पे आस्था रखती है। कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा दायित्व है, सत्ता में आए ना आए कोई बड़ी भारी बात नहीं है, लेकिन देश जिस तरह से आज़ाद हुआ था उसमें सभी धर्मों के लोगों को आपस में मिलजुल के रहने का जो तरीका कांग्रेस ने सिखाया था वो आज भी जिंदा है। उसको जिंदा रखने का दायित्व कांग्रेस का ही है। दूसरे राजनीतिक विचारधारा के दल उधर कोई विशेष ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर मैं आपसे ये सवाल करूं, आपने बहुत अच्छी बात की कि कैसे रहने का एक तरीका सिखाया कांग्रेस ने, लेकिन आज तो वो तरीका नहीं सिखा रही ना, और वो नहीं सिखा पा रही है। बल्कि सच बात तो ये है कि कभी उसके ऊपर सॉफ्ट हिंदुत्व का चार्ज लग जाता है, कभी वो लगता है कि उनकी देखा देखी आप भी मंदिर जाने लगे हैं, सब कुछ है। पंडित नेहरू ने जो बात की थी, पंडित नेहरू ने जो धर्मनिरपेक्षता की बात उठाई थी, जो ढांचा प्रस्तुत किया था, उसकी जरूरत है। लेकिन आज कांग्रेस कहीं ऐसा लगता है कि दिग्भ्रमित हो रही, सोच नहीं पा रही कि कहाँ जाए, किधर जाए, कैसे जाए, और जो रास्ता थोड़ा बहुत सुगम दिखाई देता उधर बढ़ जाती है और वहां पर मुंह की खा जाती है। नहीं, आप जो बात कर रहे हैं
पंडित नेहरू की बात। पंडित नेहरू बहुत बड़े व्यक्तित्व के व्यक्ति थे और देश की आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने लगभग 10 वर्ष की जेल काटी है कई बार में, 1920 से लेकर 1947 तक। और उनके 11 रिश्तेदार, जिसमें बेटी, दामाद, बहन, बहनोई, चाचा, तो सब मिला के 11 रिश्तेदार, पिताजी, सब मिला के 11 रिश्तेदार उनके आंदोलन में जेलों में गए। आज मोदी जी कहते हैं परिवारवाद परिवारवाद, तो उनके पास न कोई ऐसा परिवार है जिसका कोई त्याग का इतिहास हो, तो वो परिवारवाद न रह जाता। किसी भी परिवार में किसी की राजनीति एक विचारों की संस्था है, ये किसी की विरासत या ठेकेदारी नहीं है, मेरा अपना मानना है। और मैं इसी सिद्धांत पे रह के कांग्रेस में, कुछ ऐसा नहीं है कि 32 वर्ष से मेरे पास कोई पद हो, ना मैं विधायक हूँ, ना एमएलए हूँ, ना कोई प्रदेश में पद रहा, ना ऑल इंडिया में, ना कोई जिले में, लेकिन आज भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो स्नेह प्यार मिलता है सिर्फ इसलिए कि वो समझते हैं कि ये जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं का ख्याल रखते हैं। आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि संवादहीनता की बहुत बड़ी कमी है लीडरशिप से। हमें याद है 1980 के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, प्रधानमंत्री बहुत बिजी होता है और फिर इंदिरा गांधी और भी बिजी थी, लेकिन जब भी हम लोग कभी दिल्ली में हुए और वो दिल्ली में हुई तो सुबह 1 घंटा वो कार्यकर्ताओं से मिलती थी देश भर के। आज हमारे जो नेता हैं पूरी तरह से समर्पित हैं, कहीं उनके निष्ठा में कोई कमी नहीं, उनके समर्पण में कमी नहीं, लेकिन संदेश दे पाने में सक्षम इसलिए नहीं है कि संवादहीनता की कमी। तो नहीं, मेरा सवाल क्या है कि जो अभी आप कह रहे थे कि सबको मिलाकर चलने वाली बात है, तो कांग्रेस क्या उस थीम से, उन विचारों से क्या हट गई है क्या? देखिए, कांग्रेस जिस दिन इन विचारों से हट जाएगी तो कांग्रेस का नुकसान ही होगा, कोई फायदा नहीं होगा। और कांग्रेस का नुकसान मैं मानता हूं देश का नुकसान है। और जब भी कभी लोकतंत्र में कहीं पर भी शक शुबा कांग्रेस के प्रति हुआ तो कांग्रेस का नुकसान हुआ। मुझे याद है 1977 में इंदिरा गांधी के खिलाफ वामपंथी, दक्षिणपंथी, मौलाना बुखारी भी, अडवाणी जी भी, नंबूद्रिपाद जी भी, ये सब एक हो गए थे इंदिरा गांधी को हराने के लिए। 1975 में इमरजेंसी जो लगी, उनके ऊपर लगा आरोप कि वो तानाशाह हुई। यद्यपि वो तानाशाह नहीं थी, उन्होंने ये उन्हीं के रिजीम में 1977 में चुनाव हुए, लेकिन जनता को शक हो गया था तानाशाह हो गई, तो जनता ने इंदिरा गांधी, संजय गांधी सब को हरा दिया था। नॉर्दर्न इंडिया से 1 सीट जीती थी छिंदवाड़ा से, गार्गी शंकर मिश्रा की। बाकी 150 सीटें देवराज अरस के नेतृत्व में साउथ से जीते थे। इसी तरह से राजीव गांधी हमारे बड़े अच्छे प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनके टाइम में साबानों का केस हुआ, उसमें निर्णय लेने में कुछ कमी रह गई। दूसरा, उनके टाइम में ही ये राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का बवाल हुआ। और दुर्भाग्य से जो आपने कहा कि मंदिर की तरफ क्यों लपकते हैं कांग्रेसी या मस्जिद की तरफ, तो राजीव गांधी ने भी बुनियादी तौर पर मेरे राय में एक बड़ी भारी गलती की थी। वो शिलान्यास वाली शिलान्यास कराया, और शिलान्यास के साथ साथ जब लोकसभा के चुनाव शुरू हुए तो चुनाव अभियान भी अयोध्या से शुरुआत करी थी। तो संदेश जनता में जब जाएगा कि आप जो कह रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित से नुकसान उठाना पड़ा, इसमें दो राय नहीं है। अभी आप जैसे कहते हैं निर्णय की बात है, तो आजकल भी लगता है कि निर्णयों को लेकर के बड़ी चूक हो रही है। खासतौर से अगर हम बात करें राज्यसभा चुनाव की, क्या राज्यसभा के चुनाव को लेकर के भंवर में नहीं फंस गई है कांग्रेस? हरियाणा में कुलदीप बिश्नोई किस तरीके से तेवर दिखा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के 3 नेताओं को आपने दूसरे प्रांतों में भेज दिया। वहाँ के लोगों में अकुलाहट है कि भाई हम तो जिंदगी भर यहाँ से संघर्ष करते रहे और आपने मेरे यहाँ एक राजस्थान भेज दिया, एक छत्तीसगढ़। हालांकि ये मेरे लिए गौरव की बात है कि राजीव शुक्ला हमारे कानपुर के हैं और राज्यसभा के तीसरी बार होने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो नीतिगत है, और ख़ास तौर से जो इमरान प्रतापगढ़ी की बात ही महाराष्ट्र भेज दिया, और वो 2019 में आते हैं और कोई उनका रिकॉर्ड नहीं होता है, और आप उनको भेज देते हैं गुलाम नबी आज़ाद, सलमान
खुर्शीद, ये जैसे लोग धुरंधर लोग पड़े हुए हैं, तो वो क्या ये चूक नहीं है, या उतावलापन देखा जाए या नयापन देखा जाए, और ये त्रुटियां ऐसी हो रही हैं जो कांग्रेस को धरातल पर लिए जा रही है? ये आपने सही कहा। देखिए, उत्तर प्रदेश के लोग राज्यसभा में आ रहे हैं, इसलिए हमको खुश होना चाहिए, ठीक बात। तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो बुनियादी चीज आपने कही है, हम आपकी इस बात से पूर्णतया सहमत हैं कि जब उत्तर प्रदेश में हमारा वोट रह गया 2%, हमारे विधायक हुए 2, और आने वाले समय में उन राज्यों में चुनाव हैं जहां पर हम इनको लाद रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। प्रमोद तिवारी को वहां लाद दिया राजस्थान में, राजीव शुक्ला को लाद दिया छत्तीसगढ़ में, प्रताप इमरानगढ़ी को महाराष्ट्र में। जैसा प्रताप इमरानगढ़ी के बारे में आपने बताया कि वो बिल्कुल सच है। प्रताप इमरानगढ़ी जो है वो राजनीति में अभी जुम्मा कुछ दिन हुए आई, और उनकी छवि भी कोई ऐसी नहीं है, और उनकी कोई छवि नहीं। और जबकि हमारे पास तारिक अनवर हैं, गुलाम नबी आजाद हैं, सलमान खुर्शीद हैं, अच्छे हमारे माइनॉरिटी के लीडर हैं जो हमेशा कांग्रेस के साथ रहे। उनकी उपेक्षा की गई, एक नौसिखिया आदमी को इस तरह से डाल दिया गया भंवर में कि जिससे कांग्रेस का नुकसान होना निश्चित है। हमारा राज्यसभा जीत के कोई आ जाए वो अलग बात है, लेकिन संदेश कांग्रेस में गलत जा रहा कार्यकर्ताओं में। इसी तरह से राजीव शुक्ला जो है, उनको छत्तीसगढ़ में भेजने का क्या औचित्य था? छत्तीसगढ़ से कोई ऐसा आदमी बनाते जिसको वहां के चुनाव में लाभ मिलता, इसी तरह से महाराष्ट्र में बनाते, इसी तरह से हरियाणा में वहां का आदमी देते, इसी तरह से हमारे प्रमोद तिवारी जी को वहां भेजने की क्या जरूरत थी? और हम तो लोग जानते हैं कि प्रमोद तिवारी जी उत्तर प्रदेश में राजनीति करते रहे, हमेशा सपा के बिल्कुल आशीर्वाद से वो पल्लवित पुष्पित होते रहे, और राज्यसभा भी चले गए जी। ऐसे ही कोई भाजपा से जुड़ा है, कोई सपा से जुड़ा है, और हमारे दल का पूरा शोषण भी कर रहा है, फिर भी लीडरशिप को पता नहीं क्यों नहीं इन चीजों की तरफ ध्यान जा रहा है, मेरे समझ नहीं आता है। हम आपकी बात से 100% सहमत हैं। ये निर्णय उचित नहीं है, कार्यकर्ताओं में इसका कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा है। जहां चुनाव है वहां भी, और उत्तर प्रदेश के लोगों को भी ये अच्छा नहीं लगा कि जो अब आप एमएलए नहीं जिता सकते हैं। आप अगर आप में क्षमता है तो अपने यहाँ 35 एमएलए जिताइए और आप राज्यसभा बनिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके पास 2 एमएलए रह गए और आप दूसरे के कंधे पे बोझ बन रहे हैं। ये कांग्रेस का कल्चर रहा नहीं है। पता नहीं इधर कौन सी कोठरी है हमारी लीडरशिप के आसपास जो कंफ्यूज कर रही है। ये मेरे समझ में नहीं आया कि ये निर्णय के पीछे औचित्य क्या है। और दूसरा, हमारे जो विधायक हैं, अब वो तो सबकी सामने, उनका ये चरित्र भी नहीं रह गया है। अब उनको किसी को रिजॉर्ट में डाला जा रहा है, किसी को कहीं पर किया जाए। अब आप देखिए, आप हरियाणा के लोगों को भेज रहे हैं, रायपुर भेज दिया, ठीक है, लेकिन जो 3 हैं वहाँ पे, चिरंजीव, कुलदीप शर्मा और कुलदीप बिश्नोई, जो मेन रूप से हैं, तो अब 28 तो चले गए, 3 तो आपके पास हैं। अगर ये बगावत कर गए तो आप तो सीट हार गए वहां पर जाकर के, तो फिर ये ले जाने का क्या औचित्य रह गया? ये लीडरशिप को पता नहीं क्या हो गया है। हम लोग भी पहले एमएलए रहे हैं, कभी कहीं राज्यसभा हर 2 साल में होते रहे, और कभी किसी को ये नहीं है कि घर छोड़ के जाना पड़ा हो। आजकल तो पता नहीं कि आदमी का चरित्र क्या हो गया है। बिकाऊ इतना हो गया नेता, और हर दल का नेता बिकाऊ है। इससे ये तो मैंने पहले आपसे कहा, हर दल, वो तो आप बीजेपी भी वही कर रही है। राजस्थान में वो भी तो रिजॉर्ट पे लेके जा रहे हैं, सब लेके भाग रहे हैं कहीं कहीं होटल में, यहाँ वहाँ। और इसका संदेश जनता में अच्छा नहीं जाता, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। तो ये क्या आपको लगता है कि जो हमारी लीडरशिप है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, यही लोग निर्णय लेते हैं, और इनके जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं वो इतने अपरिपक्व हैं, जो वो सलाहें दे रहे हैं वो बड़ी घातक सिद्ध हो रही हैं? देखिए, सोनिया गांधी ने अपने आप को इस देश की कल्चर के साथ ढाला और नेतृत्व बहुत अच्छा किया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। राहुल गांधी भी आज जो प्रश्न उठा रहे हैं उसका किसी का जवाब हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं दे रहे हैं। पिछले चुनाव में आपने देखा होगा कि प्रियंका गांधी ने सोनभद्र में मोर्चा संभाला, लखीमपुर में मोर्चा संभाला, आगरा में जो दलित थाने में मारा गया मोर्चा संभाला, हाथरस में जो महिला मिट्टी की तेल जलाई गई थी मोर्चा संभाला, और ललितपुर में किसानों ने आत्महत्या की थी वहां पर भी मोर्चा संभाला प्रियंका गांधी ने। मुख्य भूमिका विरोध की
कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी निभाती रही। लेकिन ऐसा समय आया कि जब चुनाव हुआ तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी, जो पहला भाषण उनका मैंने सुना, उसमें उन्होंने टोटल अटैक सपा पर किया और मीडिया भी पूरी सपा पे चालू हो गई, सपा की सरकार बनाने लगी। मायावती तो वैसे ही खत्म थी, टूटी फूटी हुई थी। कांग्रेस का भी वोट जो था उसमें भी एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई और वोट का बंटवारा जिस तरह से हमारे मोदी जी चाहते थे उस तरह से हो गया कि मुसलमान और यादव उधर, बाकी हिंदू इधर। ये हिंदू मुसलमान की जो पॉलिटिक्स है ये बड़ी डेंजरस है इस लोकतंत्र के लिए, इस देश के लिए भी खतरनाक है। आज देश की क्या हालत है, चाहे आर्थिक स्तर पे हो, सामाजिक स्तर पर हो, लोकतंत्र में किसी को हम भयाक्रांत करके, डरा के अपने साथ जोड़ के नहीं रख सकते। लोकतंत्र की तो मर्यादाएं दूसरी हैं। लोकतंत्र, हमारे संविधान में जो लोकतंत्र है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं आजकल। जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं कोई परवाह नहीं है, चूंकि वो एक बात कह देते हैं कि अगर ऐसा ही था तो कांग्रेस को लोग क्यों नहीं पसंद करते हैं, उसको और किसी को नहीं पसंद करते हैं। हमको लोग पसंद करते हैं इसी रूप में, जो हम उनकी खुशी के लिए जो कर रहे हैं, जो वो जनता चाहती है वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो कर रहे हैं अपने हित के लिए, लेकिन जनता को फंसाए हुए हैं बस। लेकिन मेरा सवाल फिर वही थोड़ा सा था, हम उसके लिए करना चाहते थे। आपने बहुत अच्छी बात कही कि सोनिया गांधी परिपक्व नेता हैं और राहुल गांधी का जवाब प्रधानमंत्री नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन जो संगठनात्मक नेतृत्व है और जो जैसे अभी राज्यसभा को लेकर के टिकट वितरण में हुआ या जो अन्य जगह हो रहा है, तो उसमें जो फैसले हो रहे हैं, मैं उन फैसलों की बात कर रहा हूं कि वो कहां से दिग्भ्रमित हो गए हैं। जब संगठन हमारा है नहीं जी, तो रिपोर्ट कौन करेगा, संगठन करता है जी। अब मान लीजिए कि मैं कहीं बैठा हूं जी, और मेरा स्ट्रक्चर है नहीं नीचे कुछ भी, तो मेरे आसपास जो लोग दिन भर रहते हैं वो जो बात हमें बताएंगे वही हमारे लिए एक सूचना होगी। और जब कोई ये बताएगा कि इससे ये फायदा होगा, उससे वो फायदा होगा, और हम निर्णय ले लेंगे फायदे के बजाय नुकसान की तरफ, तो हम वही स्थिति हो जाती कि हम जिस पेड़ पे बैठे हैं उसी डाली को हम काट लेते हैं। बाकी क्या बताया जाए, जो हो रहा है हम खुद बहुत तकलीफ में हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में फिर आप 2024 की काहे कल्पना कर रहे हैं? आपको तो फिर सोचना होगा कि वहां पर भी एक निर्णय ले लीजिएगा बाद में कि हम 2024 का चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वहां पर भी आप कह जरूर रहे हैं लेकिन कुछ जमीन में नहीं दिखाई दे रहा। अगर एक बात और आपको बता, मैं एक जनता में भी धारणा है कि सोनभद्र आप गए, हाथरस गए, सब कुछ गए, लेकिन कब गए? जब चुनाव नजदीक आ गया, आपको लगा कि वहां पर हुआ। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में कितनी जगह पर कितनी घटनाएं हुई, गंभीर घटनाएं हुई हैं, नहीं नेता गए। प्रियंका गांधी कहती है हम संघर्ष करेंगे। अब क्या उसके लिए भी कोई तारीख तय होगी संघर्ष करने की? और तब क्या होगा? और फिर जब चुनाव आएंगे तब फिर आप ऐसे, तो इस तरीके से तो 2024 एक अलग चुनाव होगा। देखिए ये चुनाव जो होते हैं टेरिटोरियल, इनमें क्षेत्रीय दलों का प्रभाव होता है जी। लेकिन जनता ये जानती है कि राष्ट्रीय दल कोई दूसरा नहीं कांग्रेस के अलावा जी, कोई विकल्प ही नहीं है। जी। अगर इस पार्टी की कार्यशैली से नाराज होगी जनता तो उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं कांग्रेस की तरफ आने के सिवा। तो 2024 और बाकी ये जो विधानसभाओं के चुनाव, उनमें बड़ा बुनियादी फर्क है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आज भी कांग्रेस के पास कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर से आसाम से गुजरात तक कांग्रेस का मतदाता है। कांग्रेस के नेतृत्व के बारे में, नीतियों के बारे में लोग जानते हैं। सिर्फ प्रबंधन जो है हमारा वो कुछ इस समय वीक पड़ रहा है और उसके लिए बहुत जरूरी है। जैसे राहुल जी ने एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए चुनाव हारने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक, चलो आदर्श प्रस्तुत हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन उसके विदिन 3 मंथ्स अगर हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष आ जाता तो हमारी फौज को जो दिशा तो देते कम से कम कार्यकर्ताओं को। आज हमारा लीडरशिप लगता है कि कर वही सब रहे हैं लेकिन है कुछ नहीं। तो एक अजीब स्थिति है, ये स्पष्ट होना चाहिए। अजीब यही उत्तर प्रदेश में होना चाहिए, यही राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। ठीक। और दूसरी चीज एक अजीब स्थिति ये भी है कि लोग
डिमांड कर रहे हैं राहुल गांधी अध्यक्ष बन जाए, राहुल गांधी अध्यक्ष बन जाए, अध्यक्ष बन जाए, खुद बन नहीं रहे हैं और काम सब वही कर रहे हैं। भाई अच्छा, अब मैं पूछता हूँ कि जब भी कोई बात होती तो राहुल गांधी सामने आ जाते हैं, तो काम वही कर रहे हो आप, लेकिन सबको कहते हो नहीं नहीं नहीं, और जब लोग कहते हैं आप बन जाइए तो आप बनते भी नहीं। तो ये जो एम्बिग्यूअस स्थितियां बन गई हैं कांग्रेस में, तो यही तो सबसे बड़ी घातक हो गई हैं। अरे भाई आइए खुल करके। पूरा कांग्रेस का जो रैंक एंड फाइल है, पूरा कैडर है, पूरा कार्यकर्ता है, जमीन से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक, किसी को भी राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने पर कोई ऐतराज नहीं है। सभी चाहते हैं राहुल गांधी बन जाए, ठीक, पर राहुल गांधी बनना चाहेंगे तभी है, हमारे चाहने से नहीं है। नहीं आपके चले नहीं, हाँ, लेकिन तो खुद को बने या फिर किसी को करे। राहुल जी को चाहिए कि नेतृत्व को संभालें और नेतृत्व के साथ साथ देश को संभालें। सब कुछ करने के बाद भी अगर आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है तो एक कार्यकर्ताओं में भ्रम की स्थिति बनी रहती है। वो भ्रम की स्थिति दूर होनी चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में अभी 2 दिन का वो रखा गया सम्मेलन की गई, हाँ। बिना अध्यक्ष के, ये बड़ा अजीबोगरीब हमको लगा कि भाई अध्यक्ष है ही नहीं, तो इसके माने वो मैनेजर लोग जो हैं यहाँ के, जो अपने को प्रियंका गांधी का मैनेजर कहते हैं, उन लोगों ने बुलाया था। इसके माने तो ये हुए वो कहिए कि प्रियंका जी उस दिन शाम को आई, फिर चली गई। जब उनकी चूंकि माता जी को जब पता चला कोरोना हो गया तो चली गई। लेकिन कार्यकर्ता में किसी चीज को लेकर स्पष्टता नहीं है। मैं चूंकि कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ताओं के बीच में रहता हूं, कार्यकर्ताओं के मन की जानता हूं, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि कार्यकर्ता को एक सही दिशा मिलने की जरूरत है जी। और जो ये चलन हो गया कि अरे पुराने को हटाओ नए को रखो, पुराने को हटाओ नए को रखो, ये भी गलत है। पुराने का अनुभव लो, नए की एनर्जी लो, पार्टी को मजबूत करो, जमीन पर उतर जाओ, संघर्ष करो। मैं आपको बताऊं कि इंदिरा गांधी को मैंने देखा था किस तरह से वो गिरफ्तार हुई थी तो चौराहे पे बैठ गई थी, सारा देश खड़ा हो गया, सारा देश जेल चला गया था, हम लोग खुद जेल गए थे। आज ये धमकी देते हैं, कभी ईडी भेज दें, कभी सीबी भेज दें, कभी कुछ भेज दें। अरे क्यों नहीं, हम सोनिया गांधी कहते हैं ठीक है हम ईडी दफ्तर पैदल जाएंगे, हजारों कार्यकर्ता उनके साथ जाएगा, हम सब लोग जाएंगे, लाखों आदमी गिरफ्तारी देगा, सब लोग गिरफ्तारी दें, जेल जाए, क्या दिक्कत है। संघर्ष तो करना पड़ेगा सत्ता के लिए, और खासकर सत्ता के लिए, देश के लिए। सत्ता गलत हाथों में पहुंच गई, इसको बाहर से आना ही पड़ेगा देश को। ठीक, लेकिन पंडित क्या आपको ये भी लगता है कि कांग्रेस भी अब जो है इवेंट मैनेजमेंट में फंस रही है, और जो कार्यकर्ताओं का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, कार्यकर्ताओं को आगे करना चाहिए था, कार्यकर्ताओं की भागीदारी होनी चाहिए, वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। और कहते हैं कि कुछ कंपनियों को ये काम दे दिया जाता है, तुम पोस्टर बांटिए आओ, तुम ये करिए आओ। तो इससे भी जो है कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो अपने को उपेक्षित महसूस कर रहा है, और वो भी कहता है ठीक है चलने दीजिए, क्या दिक्कत है। देखिए, देश को समझने के लिए नेता को संवादहीनता का शिकार नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो या सोनिया गांधी हो, इन सबको कांग्रेस दफ्तर में बैठ के 2 घंटे रोज कार्यकर्ताओं से मिलना चाहिए। देश पूरा समझ में आ जाएगा, इसके बाद फिर कहाँ दौड़े करने, क्या करना, ये सब करना चाहिए। लेकिन हमारे जैसे कार्यकर्ता की वहाँ आवाज पहुंचती कहाँ है, पहुंचती कहाँ है। दिक्कत ये है कि वहां पर जो सर्किल है या जो भी लोग हैं, हमें नहीं मालूम कौन लोग हैं, कुछ न कुछ तो कंफ्यूजन क्रिएट किए हुए हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर आप ऐसा करेंगे तो वो हो जाएंगे। उस प्रयोगशाला की तरफ हमारे नेताओं का जब कदम बढ़ जाता है तो निश्चित तौर पर संगठन का नुकसान होता है। अच्छा, जो 23 ग्रुप था, 23 ग्रुप्स का, इसमें सब गुलाम नबी वगैरह थे, इनके साथ भी जो सामंजस्य बैठाना चाहिए था वो भी नहीं बैठ पाया, बल्कि ऊपर अलग थलग सब दिख रहा है कि ठीक अगर आप बुलाते तो आ जाते हैं, नमस्ते, और ये हुआ। ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है। 23 ग्रुप का मैं तो कहता हूं वो 23 ग्रुप बनने का कोई औचित्य नहीं था। ये सब लीडर ऐसे हैं जो जब चाहते सोनिया गांधी से मिल सकते थे, अलग मीटिंग करके प्रेस में जाने की जरूरत नहीं थी। और जब 23 ग्रुप का समझौते वाली बात होने लगी तो ये लोग मीटिंग में भी जाने लगे, और ऐसा लगने लगा कि ये 23 ग्रुप के जो कुछ नेता हैं वो राज्यसभा की बार्गेनिंग कर रहे हैं, ऐसा लोगों को लगने लगा। चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो, चाहे आनंद शर्मा हो, या जो भी हो। और कपिल सिब्बल इसीलिए कहते निकल भी गए। कपिल सिब्बल को भाई उनकी उपयोगिता कानून ज्ञाता है। कई दलों को थी, लालू को भी थी, मुलायम को भी थी,
और हेमंत सोरेन को भी थे। हेमंत सोरेन को भी है, जो कहीं किसी मामले में फंसे हैं उनको सबको जरूरत है, इसलिए वो कहीं से भी हो जाएं। ठीक बात है। तो लेकिन सामंजस्य जो बैठाने की बात हुई वो हो नहीं पाई। नहीं। चलिए हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस की, और हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूधर नारायण मिश्र जी। भूधर जी, मैं आपसे एक बात और ये जानना चाहता हूँ कि अगर एक ओर देखा जाए तो जो राज्यसभा के टिकट दिए गए, मैं यूपी की खास तौर से बात करता हूँ, उसमें ब्राह्मण और मुसलमान का फैक्टर्स लाया गया, यानी कहीं ना कहीं ये वर्ग जुड़े, इसके लिए एक प्रयास किया गया। आपको लगता है कि क्या ये जो ब्राह्मण और मुस्लिम कार्ड खेला गया है, कुछ मिलेगा लाभ इससे? देखिए, ब्राह्मण हो, मुस्लिम हो, ठाकुर हो, ये कहने की बातें हैं। लोग कहते थे कि भाई सतीश मिश्रा की वजह से वो मायावती जीती, ऐसा नहीं है। वो हालात ऐसे थे कि ब्राह्मण परेशान था और उसको लग रहा था कि मुलायम सिंह की सरकार से प्रताड़ित था, उसको लग रहा था कि यहाँ सम्मान मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी, इसलिए उनके साथ चला गया। अमर सिंह जैसे थे मैनेजर, अच्छे थे, आज नहीं है। ठाकुर उनके पीछे नहीं था। ऐसे ही हमारे यहाँ भी ये मैनेजर अच्छे हैं, लेकिन कोई जाति विशेष के लोग किसी के पीछे नहीं है। जो तीनों हैं, तीनों का कोई ऐसा अस्तित्व ना उनका ब्राह्मण में है, ना उनका ब्राह्मण में है, ना उनका मुसलमान में है। और ये सोच भी कांग्रेस की होनी नहीं चाहिए, क्योंकि कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है। उसको तो अपनी कर्मठता के आधार पर, अपने प्रेम्बल के आधार पर, अपने काम के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की तरफ पूरा देश देख रहा है। जो अभी चिंतन शिविर हुआ, उसकी कोई उपादेयता रही कि वो भी एक परंपरा के साथ हुआ और निपट गया? देखिए, कुछ होता है तो कुछ न कुछ होता तो है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर हमने कोई चीज किसी मीटिंग में कही है, प्रेस में कही या मीटिंग में कही, तो हम उस निर्णय से दाएं बाएं फिर नहीं हो सकते हैं। पब्लिक कमिटमेंट बहुत बड़ा बात होती है। और हमारी पार्टी में तो ये हो गया है कि दूसरे पार्टी का नेता जब आया भोग किया चला गया। चाहे वो बेनी वर्मा रहे हो, हमें ध्यान आया कि वो आए थे, 100 टिकट लिए थे, स्टील मिनिस्ट्री ली थी, कहा जाता है हजारों करोड़ रुपया उन्होंने पैदा किया और कांग्रेस को छोड़ के चले गए। किसी ने देखा नहीं कि भाई क्या हुआ। अभी तमाम नेता आए इसी तरह के, छोड़ के चले गए। हमारे मित्र भी हैं, छोटे भाई हैं, चाहे उत्तर प्रदेश भर में बहुत लोग हैं। कानपुर में राकेश सचान थे, राजाराम पाल थे, इस तरह के लोग आए। ऐसे पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत से लोग हैं जिनको हम जानते हैं, आए, कांग्रेस में अपना कद बढ़ाया और इसके बाद कहीं दूसरी जगह पद लेके चले गए। कांग्रेस उनके लिए एक प्लेटफॉर्म हो गया है कि जब चाहो तो कांग्रेस में आ जाओ और इसके बाद दूसरी जगह एडजस्ट होकर चले जाओ। राकेश सचान का टिकट नहीं हुआ था फतेहपुर से, तब कांग्रेस में आ गए थे। राजाराम पाल मायावती के यहाँ ब्लैक लिस्टेड हो गए थे तो आ गए थे। कांग्रेस ने उनको एक बार एमपी भी बना दिया, उनको राष्ट्रीय सचिव बना दिया, उनको भी प्रियंका का सलाहकार बना दिया, लेकिन फिर चले गए। उनकी कोई लॉयल्टी कांग्रेस की लीडरशिप के प्रति नहीं है, न कांग्रेस नीतियों के प्रति। तो ऐसा लगता है कि जैसे कि हमारे जो कांग्रेस के नेता हैं वो समझते नहीं हैं, और जैसे राकेश सचान आपने भी अभी कहा कि वो प्रियंका गांधी के सलाहकार बन गए। राजाराम पाल राजीव गांधी के बड़े खास हमखास हो गए, और फिर उसके बाद ऐसे खास हमखास बने कि दूर भी हो गए। तो क्या हमारे जो ये नेता हैं, प्रियंका गांधी हुई, राहुल गांधी हुई, इनमें अभी वो परिपक्वता नहीं आई है जो होनी चाहिए? निश्चित तौर पर हमारे नेतृत्व को ये लगता है कि ये दूसरे दल से आएंगे तो हमारे पास वोट लेके आएंगे, लेकिन दूसरे दल का वोट लेके आना आसान नहीं होता है। वो लीडरशिप के साथ तो होता है, लीडर के पिछलग्गू के पीछे नहीं होता वोट। तो वो सोच अगर है कि हम ये हमारे दल में आ रहे हैं, इससे हमारे दल का ये फायदा हो जाएगा, वो फायदा हो जाएगा, फायदा नहीं नुकसान होता है। जब भी हम कभी आयातित नेता को पद देते हैं, महत्व देते हैं, कुछ भी देते हैं, तो निश्चित तौर से हमारे नीचे का जो रैंक एंड फाइल है उसको बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि वो लोग
हमारे लीडरशिप को गाली देते हैं, हमारी नीतियों को आलोचना करते हैं, इसके बाद हमारे नेता बन जाते हैं। तो कैसे उनकी जिंदाबाद कार्यकर्ता बोले, कैसे उनके लिए समर्पित हो जाए? और फिर भी वो कहते हैं कि कांग्रेस ने हमें कुछ दिया नहीं, और कांग्रेस छोड़ के जाने में उन्हें कोई संकोच नहीं होता है। तो क्या आपको लगता है कि जो सपा ने भी ये गेम खेला था, स्वामी प्रसाद मौर्य का और अपने विभिन्न विधायकों का, मंत्रियों का, और जो ये सोचा था खासतौर से जयंत चौधरी का, तो फेलोर का कारण क्या आपके हिसाब से यही रहा? देखिए, उनके दल का हम ज्यादा बता नहीं सकते, लेकिन अखिलेश अखिलेश यादव को जी मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी ने बड़ी योजनाबद्ध तरीके से बना दिया, जबकि हक कहीं उसके चाचा का था। ठीक, मेरे हिसाब से 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी उनमें आज तक भी परिपक्वता भी नहीं आई। बहुत लंबी राजनीति के घोड़े हमको नजर नहीं आते, क्योंकि जो सिस्टम उन्होंने इधर लिया वो सिस्टम कोई बहुत अच्छा नहीं था। पहले एक बार इमेज इनकी अच्छी बनी थी कि भाई डीपी यादव को नहीं लिया, ये नहीं लिया, वो नहीं, लेकिन इधर फिर वो उसी रास्ते पे हाँ गड़बड़ा गए। और जिस रास्ते पे ये जा रहे हैं वो रास्ता तो खुला, मोदी जो चाहते हैं वही कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। दूसरी चीज, कांग्रेस के पास अभी तक वो विजन नहीं आ पाया है जो मोदी के या बीजेपी की मैं बात करूं, उनके जो मुद्दे हैं, जब उनके जो भी योजनाएं हैं उनकी वो काट दे सके, उनका जवाब दे सके। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है उनका कोई मोदी जी की कहा जाए योजनाएं हैं तो हमारे हिसाब से कोई योजना नहीं है जी, ना कोई विजन नहीं। एक ही विजन है जो आरएसएस का पहले से था कि माइनॉरिटी कम्युनिटी में भय और घृणा पैदा करो, और भय और घृणा पैदा करके 80% वोट को इधर कर लो, 20% वोट जाने दो, उसकी कोई परवाह नहीं। ये खेल 80-20 का चल रहा है और इसमें वो कामयाब है। बहुत बार लोग हमसे, जैसे हम बैठे होते हैं, कहते हैं भैया वो साले मुख्तरवा के जेल भेज दी, वो आजम खान थे, रामपुर के नवाब वो थे, उनको भी दिमाग उनके ठीक नहीं थे, उनको भी ठीक कर दिया। तो ये बात हमारे जब पास बैठ के कोई ऐसा आदमी करता है जिसकी सोच वो बन रही है जो मोदी जी चाहते हैं, तो लगता है कि आदमी की सोच बदलने का काम कर रहे हैं, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर। ये लोकतंत्र के लिए घातक है, ये अच्छा नहीं है। अच्छा, ये बात तो है कि जैसी ये सोच अभी आपने 2-3 उदाहरण दिए, ऐसे मैंने कई बार कट्टर कांग्रेसियों के द्वारा सुना कि मेरे कान में एक बारात में कहने लगे कांग्रेसी, भैया आपको मालूम है? हमने कहा हाँ, हमारा परिवार, हमारी वो पीढ़ी सब कांग्रेसी थे। हम कहा हाँ ठीक है, मेरे परिवार में 35 लोग हैं कांग्रेसी। हम कहा हाँ, लेकिन भैया अब वो जो लव जिहाद वगैरह है उससे अपने परिवार को बचाना है, इसलिए भैया अब तो हम बीजेपी को ही वोट देंगे। ये मानसिकता कर गई ना। लव जिहाद, हिजाब वो जी, वो स्नान घाट, हाँ, कृष्ण, वो वापी, कौन कौन मस्जिद और कौन सा मंदिर, अब ऐसे अगर ढूंढोगे तो ना जाने कितने मिलेंगे। अच्छा भाई, बाबर आया था यहाँ, यही वो दफनाया गया, उसके बाद जो रहे वो भी यहीं दफनाए गए। जो उन्होंने बनाया, चाहे लाल किला हो, कुछ भी बनाया, वो यहीं रहा, लेके नहीं जा पाए। उसके पहले वाले जो थे वो लुटेरे थे, वो कोई धर्म के आधार पर नहीं, चाहे वो मोहम्मद गौरी हो या गजनवी हो, सब लूटपाट करके चले गए। तो धर्म का जो मसाला तड़का लगाया जाता, उस तड़के में जो कम सोचने वाले लोग हैं उनकी विचारधारा जो आप बता रहे हैं उसी तरह की है। ये ऐसा हो जाएगा, मतलब बरसों सुनते चले आ रहे हैं कि ये बच्चे इतने पैदा करते हैं, इतनी आबादी उनकी बढ़ जाएगी, फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम जब गांव जाते हैं तो हमारे गांव में जो हमारे घुसते ही हमारे टिक बिरादरी के लोग रहते हैं, उनके छोटे छोटे नंगे बच्चे हम देखते हैं, सैकड़ों होते हैं। तो वो ये जो आबादी का संतुलन है, ये आज तक, आजादी से लेके बाद आज तक वैसे ही बना है जो था। आबादी बढ़ी है और आबादी को रोकने का कोई काम नहीं कर रहा, जिसकी बहुत जरूरत है, जिसके लिए संजय गांधी ने एक बार आह्वान किया था। उस समय थोड़ा सा ब्रेक लगा था, लेकिन फिर इसके बाद इंदिरा गांधी जब सत्ता में आई तो वो कहते ना कि दही का, दूध का जला हुआ दही भी फूंक फूंक के पीता, उनकी भी हिम्मत उतनी नहीं पड़ी कि उतनी तेजी से उसको ला। लेकिन ये बात भी आपकी सही है, लेकिन आपको लगता नहीं है कि जो इन्होंने मुफ्त राशन की योजना बनाई, जनधन योजना,
किसानों को जो पैसा देने की बातचीत की, ये जो शौचालय बनाए, बिजली उन लोगों को दी, मकान दे दिए, ये एक ऐसा वोट बैंक उनका तैयार हो गया है जो उनके लिए एक बड़ा फलदायी है। देखिए, ये जो अन्य जो बांटा गया जी, ये फूड सिक्योरिटी बिल 2013 में कांग्रेस लाई थी। ठीक बात है। उसकी उसमें ये योजना थी। खैर, वो बुरा नहीं है गरीब आदमी को अगर मिल जाए, लेकिन सवाल ये है कि किसकी कास्ट पे मिल रहा है। आप मतलब एक तरफ तो आप बात करते हैं आदर्श की, भ्रष्टाचार विरोध की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप पीएम केयर फंड बनाते हैं, उसमें कोई आपसे पूछ नहीं सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड में हजारों लाखों करोड़ रुपया आता है, उसको कोई पूछ नहीं सकता है। कांग्रेस सत्ता में रही 70 साल, लेकिन 24 अकबर रोड देख लीजिए और इनका देख लीजिए जो मुख्यालय बना दिल्ली में, सैकड़ों करोड़ में बना है। और ऐसे इनके पूरे हिंदुस्तान भर में ऐसे आके इनके और आरएसएस के सब कार्यालय, हाँ, आरएसएस के कार्यालय भी, उनके कार्यालय भी। तो ये पार्टी आरएसएस चला रही है बस। अब बीजेपी पार्टी थोड़ी आरएसएस पार्टी है। ठीक बात। लेकिन एक बात और भी है कि जो मैं देख रहा हूं, आपने भी महसूस किया होगा कि ऐसा कुछ माहौल अब बन गया है कि विभिन्न पार्टियों के नेता भी अब बोलने में बड़ा कतराते हैं। मैं जैसे आपको उदाहरण दे दूं, कानपुर का ले लीजिए। कानपुर में हिंसा हुई, मैं मोहम्मद सुलेमान का वो बयान सुन रहा था। वो कह रहे हैं कि 3 विधायक हैं सपा के कानपुर में, और कोई ये नहीं कह रहा है कि इस दंगे में लापरवाही हुई प्रशासन की, ये करना चाहिए कोई, और कहते सब चुप्पी साधे हुए हैं। और अगर यूँ देखा जाए तो दूसरी, आपको याद होगा और आप लोग भी जाते थे कि जब ऐसे कोई माहौल हो जाते थे तो पार्टियां अपनी एक कमेटी भेजती थी, चाहे कुछ भी हो, कि वो देखने के लिए भाई क्या हुआ, फिर रिपोर्ट मंगाई जाती थी। वो कम से कम यही बयान लोग दे देते थे कि भाई इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, न्यायिक जांच कराई जाए, सबको। आज लगता है कि जैसे सांप सूंघ गया है और कोई बोलना ही नहीं चाहता है। क्या आपको नहीं लगता है कि एक विचित्र माहौल बन गया? देखिए, ये जो दंगा हुआ ये प्रशासन की घोर लापरवाही से हुआ है जी। 8 दिन पहले है वो जफर हयात हाशमी, कौन सा, उसने मीटिंग करी थी, अखबारों में भी दिया था, हमने पढ़ा था, और पोस्टर भी लगवाए जी। तो सब तो प्रशासन लग गया प्रधानमंत्री की तरफ। जुमे की नमाज थी, उनको क्राउड मिल गया, उसमें उन्होंने वही नूपुर शर्मा का बयान कि हमारे पैगंबर साहब का अपमान किया है। तो धार्मिक कट्टरता तो है ही, वो धार्मिक कट्टरता का ऐसे अराजकता तो लाभ भी उठा लेते हैं। क्यों नहीं प्रशासन ने उसको पहले ही उठा लिया होता, 4-5 लड़कों को 2 दिन वहां रोक लिया होता, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति निकल जाते, उसके बाद वो बंद कराते, तो ये नहीं होता। ये तो बाकायदा ऐसा लगता है कि घोर लापरवाही, ना LIU यूनिट इनकी कहीं काम करती, सूचना देती है, और ना ये खुद को ही अपने मुखबिर रखते हैं, क्योंकि अब सारा क्राइम जो है पकड़ा जा रहा है साइबर क्राइम से। तो अब मुखबिर भी नहीं रहे मोहल्ले मोहल्ले में इनके, पुलिस के वर्किंग भी पुलिस की बदल गई। तो ये हुआ है, ये बड़ा कांड हो गया, और मामूली सी बात के लिए। और इसकी कांड की सूत्रधार तो इनकी ही नेता है। उसने ना बयान दिया होता, और उसको 10 दिन पहले बयान दिया था, उसको उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं, वो बराबर बयान पे स्टैंड करती रही, बराबर चर्चा टीवी में होती रही। इसके बाद जब कतर जैसा छोटा मुल्क जो 28 लाख की आबादी, वो हिंदुस्तान को धमका रहा है हम 125 करोड़ के हैं, और वहीं उस समय वेंकैया नायडू भी गए थे, उनको भी एहसास हुआ, और हमारे जो राजदूत थे उनको बुला के उसने कहा माफी मांगे। ये हिम्मत हो गई। आज हमारी विदेश नीति का ये हाल है। चाहे वो चाइना देख लीजिए हमें हड़का रहा, चाहे वो देख लीजिए अरब कंट्री, मुस्लिम कंट्री, छोटे छोटे वो सब मिलके हड़का रहे हैं। तो ये हमारी कहीं न कहीं विदेश नीति का फेल्योर है। लेकिन फिर भी न कोई विदेश नीति देख रहा है, ना आर्थिक देख रहा, ना सामाजिक देख रहा है। सबको बस ज्ञानवापी चाहिए, काशी मथुरा चाहिए। इतने शिवलिंग तोड़ दिए गए बाबा विश्वनाथ की कॉरिडोर बनाने में, तब कुछ नहीं हुआ। वो मारे घूम रहे हैं वो गंदी नाली में, और अब जरा सी बात हो जाती है तो वो शिवलिंग है और ये है वो है। अरे भाई, 1991 का जो रूल था नरसिम्हा राव ने इसीलिए बनाया था कि 47 के पहले जो भी धर्मस्थल जिसका था उस पर कोई विवाद नहीं होगा। तो आज फिर ये विवाद खड़ा करने में
भूमिका किसकी है? जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो सरकार में लोग हैं, हो रहा है। पर नहीं, वो बात आपने बिल्कुल से, आपने अच्छी प्रतिक्रिया दी। मेरा सवाल कहने का, क्या अब हिंदू मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में भी अब पार्टियां फंस गई हैं और वो घबराती हैं कि अरे कुछ बोल देंगे तो हिंदू नाराज हो जाएगा, बोल देंगे तो मुसलमान नाराज हो जाएगा, हमारा वोट कट जाएगा, इसलिए अब उन्होंने भी किनारा कसना शुरू कर दिया है और जो माहौल होता था वो माहौल नहीं दिखाई दे रहा। देखिए, हर पार्टी में नेता जितना है जी, सबको इलेक्शन में चाहिए पैसा। ठीक बात है। पैसा आएगा किसी न किसी गलत तरीके से ही, और जब पैसा आएगा गलत तरीके से तो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो जैसे थानेदार को भेजा जाता था पहले, ऐसे ईडी भेजी जा रही, सीबीआई भेजी जा रही। सारी वो संस्थाएं जो ऑटोनमस बॉडी थी, उनके ऊपर शिकंजा हमारी मोदी सरकार का है। जो बोलता है उसके यहाँ रेड डलवा देती। मैंने तो कभी नहीं देखा था कि पहले चुनाव के दौरान किसी के यहाँ रेड पड़ती हो। हमने स्टालिन के यहाँ देखी, ममता के यहाँ देखी, डीके शिव कुमार के यहाँ देखी। कौन सा ऐसा नेता है जिसके यहाँ रेड नहीं पड़ी हो? तो ये सब है क्या? भय का वातावरण है, दहशत का वातावरण है। आदमी बोलने से घबरा रहा है कि पता नहीं कब उसके यहाँ कौन भेज दिया जाए, कौन सा फर्जी केस बना दिया जाए। तो ये जो सरकार है, ये साधारण सरकार नहीं, ये बड़ी खतरनाक सरकार है। उससे भयभीत सभी हैं और इनकी कोई जांच कर नहीं सकता, चाहे वो पेगासस हो और चाहे वो जहाज खरीदे थे जो वहां से राफेल वाला, या और भी तमाम चीजें हैं। जब सत्ता में नहीं रहेंगे तभी खुल सकती हैं, वरना सत्ता में तो इनका कोई कुछ नहीं होने वाला, नहीं कर सकता। तो अब ये राजनीतिकों में भी एक भय का वातावरण पैदा हो गया है, और फाइल पड़ी है। हाँ, और अब कोई बोलता नहीं है, ये निश्चित हो गया। देखिए, मायावती की फाइल पड़ी है, रामगोपाल की फाइल पड़ी है, और रामगोपाल में चिन्हित भी हो गया। इटावा में उनके मकान को भी चिन्हित कर दिया गया और रेड क्रॉस लग गया वहां पे। और जिस दिन चाहेंगे इनको वो जेल भेज सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये एक माहौल बन गया है, और यही कारण है कि चाहे विधायक हो, चाहे कोई बड़ा नेता हो, अब कोई बोलता होता नहीं है। और बोलते भी हैं तो कुछ संभल के बोलते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कुछ हो जाए। हमारी पार्टी के कई लोग हैं, मैं देखता हूं कि हम लोग बड़े चौराहे पे विरोध प्रकट करने जाते थे जी, मंत्री रहे लेकिन आए तो भाषण किया, लेकिन मोदी का नाम नहीं लेते अपने। जैसे मोदी चीन का नाम नहीं लेते, हमारी पार्टी के नेता मोदी का नाम नहीं लेते। भय तो कहीं ना कहीं है। तो क्या आपको, अरे हम आपको बताएं कि हमारे डिबेट में लोग आते हैं और वो भी कहते हैं कि पता नहीं हम इधर से निकले बाहर तो पता नहीं हमको क्या हमारी गिरफ्तारी हो जाए, तो भी बड़े शंका में बोलते हैं। ये भी एक विचित्र स्थिति में। क्या आपको लगता है कि भारत का माहौल एक बड़ा विषम हो गया है इस समय? निश्चित तौर से भारतीय लोकतंत्र का वातावरण बहुत ही प्रदूषित हो गया है, और इसमें लोगों को सांस लेना कठिन हो रहा है। अपना राजनीतिक हेल्थ को बचाना मुश्किल हो रहा है, और ये बहुत जरूरी है किसी देश के लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए, देश में एकता को बनाए रखने के लिए, कि हम प्रदूषित वातावरण से बाहर आएं। जी, ये हमारे लोकतंत्र के लिए जरूरी, हमारे जनमानस के लिए जरूरी, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए जरूरी है। दूसरी चीज पंडित, अब आपसे आखिरी सवाल ये है, ये कांग्रेस का क्या होगा? कांग्रेस को क्या अब करना चाहिए? अभी आपने नेहरू जी की पुण्यतिथि पर एक प्रभात फेरी निकाली, एक प्रभावी रूप भी रही थी। मुझे एक बार और भी स्मरण है कि जब उस समय इमरजेंसी का माहौल था तो जगह जगह पदयात्राएं कराई जाती थी, कांग्रेस के लोग पदयात्रा। हमारे कानपुर में उस समय धर्मवीर गृह राज्य मंत्री थे, वो आए थे और बाकायदे सब सड़कों पर लोग निकल करके 20 सूत्री कार्यक्रम, 5 सूत्री कार्यक्रम चलता था। और संजय गांधी के समय में तो बड़ा आंदोलन हुआ जिसमें आप लोग भी भागीदारी रही। मैं आपको मिला करके जानना चाहता हूँ, कांग्रेस को करना क्या चाहिए? कैसे उभरेगी कांग्रेस? कांग्रेस को सड़क पे आना पड़ेगा जी, जनता की समस्याओं के लिए। और जिस दिन सड़क पे आई और संवादहीनता खत्म हुई नेतृत्व से, कांग्रेस फिर खड़ी हो जाएगी। कांग्रेस कार्यकर्ता कमी नहीं है। अभी रिसेंटली हमने 27 मई को नेहरू जी के निर्वाण दिवस पर जी प्रभात फेरी का कार्यक्रम का आयोजन किया था जी, और बड़े पुराने लोग उसमें निकल के आए। सुबह 6:30 बजे लोग सो के नहीं उठते हैं, बहुत से ऐसे लोग थे जो 9 बजे से पहले नहीं उठते हैं, लेकिन वो लोग भी आए थे। तो लोगों के मन में कांग्रेस की चिंता है,
और प्रभात फेरी का कॉन्सेप्ट ये था कि जब हमारी आजादी की लड़ाई का आंदोलन था तो जन जागरण के लिए गली गली में हर वार्डों में प्रभात फेरी कांग्रेस के कार्यकर्ता निकालते थे। रघुपति राघव, राजा राम, बिल्कुल मुझे याद है। और वो वातावरण हमारा बना रहा लगभग 20 साल तक। धीरे धीरे वो वातावरण खत्म हो गया। आज हमको जरूरत है कि जिस तरह से फ्रीडम मूवमेंट की लड़ाई लड़ी गई थी उसी तरह से जनता को अपने साथ लेके इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब जाके कहीं कांग्रेस हमारी स्थापित हो पाएगी। और कांग्रेस अगर स्थापित नहीं हुई तो निश्चित तौर पे देश खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। कांग्रेस का सर्वाइवल बहुत जरूरी है। कोई इसलिए नहीं कि मुझे कुछ चाहिए, मैं 80 साल का हूं, मुझे कोई टिकट नहीं चाहिए किसी तरह का, ना कोई पद चाहिए, लेकिन कांग्रेस के लिए चिंता है हमारे दिल में। वो मैं चाहता हूं कि कांग्रेस बचे, हमारा आपसी भाईचारे का माहौल जो था फिर कायम हो। आज हम जाति में फंस रहे हैं, आज हम धर्म में फंस रहे हैं, कहां उलझ गए हम? बेसिक मूल्यों की तरफ हम ही नहीं कि हमारी जनरेशन को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा रोजगार मिले, हमारे आपसी भाईचारा कायम रहे, देश तरक्की के रास्ते पे जाए, उधर कहीं कुछ है ही नहीं। लेकिन पंडित आप लोगों के जमाने में भी जब शुरुआत में जांचवाद तो थी, लेकिन एक पर्दा पड़ा हुआ था। अब तो पर्दा उठ गया है। पर्दा ही उठ गया, बिल्कुल बिल्कुल कहा। हाँ बिल्कुल। अब आज चुनाव में प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक जो एफिडेविट देता है कि हमने इतने पैसे में चुनाव लड़ा, वो गलत देता है। गलत देता है क्योंकि सब ज्यादा पैसे में चुनाव लड़ते हैं। बिल्कुल। और पैसे ही का खेल सारा है। ठीक बात, जिसके कारण सब कुछ हो रहा है। चलिए पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे ढंग से, खुले तौर पर, स्पष्ट रूप से अपने विचार व्यक्त किए। और निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए एक ये बड़ा मंत्र है कि जिस तरीके से फ्रीडम मूवमेंट चला, जनता को जोड़ करके, सब समाज को जोड़ करके, आज उसकी आवश्यकता है कांग्रेस को। और जिस दिन कांग्रेस इस मूवमेंट पर उतर आएगी, निश्चित रूप से वो अपना सर्वाइवल भी कर लेगी। और जो एक विषम परिस्थितियां देश में बनी हैं, जिनको लेकर के हाहाकार मचा रहता है, कहीं कहीं कोई बातें भी खड़ी हो जाती हैं, उनसे भी मुक्ति मिलेगी। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News